जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको केवल अकाउंटिंग टर्म के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो हमारे अकाउंटिंग करते समय कौन कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है, अकाउंटिंग करने का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। कोई भी हम वर्क करते हैं तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। वैसे ही कि अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट को समझते हुए तब जाकर के हम अकाउंटिंग अपना करने का काम करेंगे। तो जैसे कि इसमें कॉन्सेप्ट कई प्रकार का आपका दिया हुआ है। जैसे कि पहला जो ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट के से मेजरमेंट किया जाता है, जिसे हम मनी कहा जाता है। कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। अरे कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, उसका मेन पर्पज क्या होता है? पैसे कमाना। उसी से तो मेजरमेंट करते हैं ना। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, उसे मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपका दिया है कि कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने रुपए का अमाउंट सेल करता है, कितने रुपए का अमाउंट का वो गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि इंप्लॉय सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान के चलिए हमारे दुकान पे 4 कस्टमर आए और चारों कस्टमर ने कीबोर्ड के बारे में पूछा कि कीबोर्ड कै रुपए का है। तो मैंने कीबोर्ड का रेट उनको बता दिया कि 450 रुपए का ही कीबोर्ड आपको पड़ेगा। तो उसमें से 2 ऐसे कस्टमर है जो कीबोर्ड हमारे वहां से खरीद लिए, और 2 कस्टमर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया बाद में लेकर के जाएंगे, हम आपके मूल्यों से संतुष्ट हैं लेकिन कल की डेट में लेकर के जाएंगे, आज हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है, या जो भी ऐसे बता दिए। वो केवल संतुष्ट होकर के आपके बिजनेस से गया, सामान लेके तो नहीं गया है। तो देखिए, जिससे आपको प्रॉफिट हुआ, जिससे आपको मनी रिसीव हुआ, उन्हीं 2 कस्टमर का हम नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होकर के चला गया है, उसका नाम हम मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपके अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट होते हैं। ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट आपका होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है बिजनेस ट्रांजैक्शन, अपने व्यापार में हम जो भी लेन देन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अपने व्यापार में हम जो भी लेन देन कर रहे हैं, कह रहा है कि उसको कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। और कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और कह रहा है कि जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि इंप्लॉय सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। कह रहा है कि क्योंकि हम सर्टिफिकेशन को मनी के रूप में बेचा नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी एक छोटा एग्जांपल आपका दिया है कि अगर 4 कस्टमर आपके दुकान में आते हैं और चारों को कीबोर्ड के बारे में खरीदना, तो मान के चलिए कि उसमें 2 कस्टमर ऐसे हैं जो कीबोर्ड खरीद लिए, लेकिन 2 कस्टमर ये कह रहे हैं कि हम बाद में लेकर के जाएंगे, अभी हमारे पास पैसे की दिक्कत है। आपकी दुकान से संतुष्ट होकर के गया, लेकिन खरीदा तो मात्र 2 ही लोग हैं ना। तो जो 2 लोग खरीदे हैं उन्हीं का हम अमाउंट रिसीव करेंगे, उन्हीं से हम पैसे अपनी अर्निंग करेंगे। बाकी 2 जो सेटिस्फाइड होकर के चला गया है,
उसका ना तो हम रसीद बनाएंगे ना तो उसका कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट हम तैयार करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए 4 बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आए, 4 बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आए कि हमको डीएफए कोर्स करना है। तो डीएफए कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया गया। उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तत्काल में एडमिशन ले लिए। अब बताइए, अगर डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो किसका? जिसका एडमिशन हो चुका। अगर फी भी मांगेंगे तो किसका? जिसका एडमिशन हो चुका। अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी का करेंगे, फी पोस्ट करेंगे तो उसी का करेंगे। जो 2 आपके स्टूडेंट सेटिस्फाइड होकर के गए हैं, हो सके कि कल परसों में आएंगे तब तो उसका डॉक्यूमेंट आप लेंगे, लेकिन जो अभी वर्तमान में आपके डॉक्यूमेंट मतलब बिजनेस में जो आया है, सबसे पहले उसको आप नोट करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो सेटिस्फाइड होकर के चला गया है वो 2 दिन बाद आएगा, तब हम उसका बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुआ? तो वही बातें इसमें बताया जा रहा है कि इंप्लॉय सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। जितना कस्टमर को बेचेंगे उतना ही मनी के रूप में प्राप्त करेंगे, जिससे मिलने वाला है उससे हम रिसीव नहीं करते। अब क्लियर हुआ? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट का मतलब होता है मतलब अलग, सेपरेट। तो जैसे कि यहाँ पे सेपरेट के बारे में क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी। हमेशा इन दोनों को अलग अलग मान करके ही हम अकाउंटिंग करेंगे। जैसे कि एक बिजनेस के मात्र 2 एंटिटी होते हैं। कितने एंटिटी? 2 एंटिटी होते हैं, सेपरेट सेपरेट। एक बिजनेस एक अलग एंटिटी हो गया आपका, और बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी हो गया। हम दोनों को अलग अलग मान करके ही अपना अकाउंटिंग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी हो गया और उसका बिजनेस एक अलग एंटिटी हो गया। जब तक हम दोनों को अलग अलग नहीं मानेंगे तब तक हम अकाउंटिंग करेंगे किसकी? वही बात इसमें बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल क्या है? अलग एंटिटी है। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक अलग एंटिटी है, मैंने अभी आपको बताया। और कह रहा है कि हम हमेशा इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मान करके ही अकाउंटिंग करेंगे। बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी और हमारा बिजनेस अलग एंटिटी, दोनों को अलग अलग मान करके ही अपनी कंप्यूटर में अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अगला पॉइंट आपका क्या दिया है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है? तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा। क्या कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो ये मान करके करते हैं क्या कि अप्रैल महीने स्टार्ट किया तो जून में बंद कर देंगे? एक हमारा रहता है कि हम इसको लंबे समय तक लेकर के जाएंगे। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा और बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं होती। मतलब कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो ये चीज मान करके हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा, निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं होगी। और फिर कह रहा है कि इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। हमारा कॉन्सेप्ट ये लगातार कॉन्सेप्ट क्रिया होता है, इसलिए इसको कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और कह रहा है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जैसे कि यदि कोई कंपनी अगर किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर में ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि यह प्लांट मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाएगा। जैसे कोई प्लांट बैठाया जाता है या कोई मशीनरी प्लांट वगैरह बैठाया जाता है तो ये चीज नहीं मान करके बैठाया जाता है कि आज हम लगा रहे हैं 1-2 महीने बाद उसको हम बंद कर देंगे। या एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट का, इस मशीनरी का प्रयोग हम भविष्य में लंबे समय तक करेंगे, लंबे टाइप में करेंगे, इसको हम लंबे समय तक लेके चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब मान के चलिए कि आज मैंने अपना प्लांट लगा दिया और 1 महीने बाद बंद कर देंगे तो क्या कुछ बिजनेस में हो पाएगा? कुछ व्यवस्था? तो जब भी बिजनेस हम करते हैं तो ये समझिए कि उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये चीज मान करके आप स्टार्ट करते हैं कि हम बिजनेस लंबे समय तक लेकर जाए। हाँ, हानि और लाभ तो ये लगा रहता है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो होता रहता है, पर उतना को देख करके आप बिजनेस यहीं पे बंद करें
ये उचित नहीं है। बिजनेस को हम इसलिए करते हैं कि हम उसको लंबे समय तक लेकर के चले जाए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। बोलते हैं ना कि आप अपने बिजनेस में कितना कॉस्ट लगाए हैं, कितना लागत आप लगाए हैं। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मान करके ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे यदि हमने किसी फर्नीचर का 50,000 में खरीदा है, तो उसे हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट 50,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे देखिए बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स बताया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। मतलब कि मैंने कोई प्रोडक्ट अगर खरीदा है, तो अगर हम 50,000 रुपये में खरीदे हैं, तो ऐसा नहीं कि 2 साल बाद अगर हम उसकी एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो 1 लाख रुपया लिख देंगे। वो 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मान करके ही रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल का मतलब जितने में मैंने परचेजिंग किया हुआ था। जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर का 50,000 में खरीदा है, तो उसे हम 2 साल बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना करेंगे, 50,000 ही करेंगे। जैसे क्या होता है, हम 50,000 में खरीद लेते हैं, अगर हमारा एसेट्स बेहतर है, अगर बढ़िया है, तो 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख भी बेच देते हैं। लेकिन फिर भी बताने वाले सही बताते हैं कि हमने 50,000 रुपये में खरीदा। बोलिए, हम अगर प्रॉफिट कमाना होता है तो अपना रियल जानकारी हम किसी को नहीं देते। हमने 40 में खरीदा है, 50 में खरीदा, मतलब उससे नहीं है। जब हम उसको सेल करेंगे, तो सेल अगर हम उसको कर देंगे, तो अपने किसी दूसरे से अगर बताना होगा, तो ये हम जरूर बता देंगे कि प्रोडक्ट मैंने 50,000 में खरीदा था, लेकिन हमारी प्रोडक्ट अच्छी थी और उसको मैंने अच्छे से सेव करके रखा था, तो आज 1 लाख रुपए में मैंने उसको सेल कर दिया। लेकिन एक्चुअल में उसका मूल्य आप कितना बताएंगे, 50,000 ही बताएंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, कोई दिक्कत है? क्या चीज? दूसरा नंबर क्या दिया है? हाँ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। और ये आपका ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे कि बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का स्वामी बोल सकते हैं ना। और प्लस यही प्रोप्राइटर हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने का भी काम करता है। बोलिए, बिजनेस में जो कैपिटल लगाता है, जो पूंजी लगाता है, उसे तो प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो अगर ये प्रोप्राइटर है, तो पूंजी किसने लगाया, इसी ने लगाया। तो देखिए, ये हम अलग एंटिटी मान लेंगे और ये हम अलग एंटिटी मान लेंगे। दोनों को अलग अलग एंटिटी मान करके ही अपना अकाउंटिंग करेंगे। बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी हो जाएगा और बिजनेस हमारा अलग एंटिटी हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग मान करके ही अपना अकाउंटिंग करेंगे। समझ में आया? अब चलिए, इसके बाद से जो अगला कॉन्सेप्ट आपका दिया है, ये है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट दिया है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में मात्र 2 पक्ष होते हैं। कितना पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करिए, उसमें मात्र 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट। और पहला पक्ष की टोटल वैल्यू दूसरे पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि डेबिट साइड में अगर 50,000 है, तो ऐसा नहीं कि क्रेडिट साइड में 70,000 हो जाए, तो वैसे ट्रांजेक्शन आपका गलत है। अगर डेबिट में 50 है, तो क्रेडिट में भी 50 ही होना चाहिए। वही बात इसमें लिखा भी है। देखिए, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष आपका क्रेडिट होता है। और कह रहा है कि डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती है। मैंने अभी आपको बताया, कोई भी बिजनेस में आप ट्रांजेक्शन करेंगे, इसके मात्र और मात्र 2 आपके क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष आपका आता है डेबिट और दूसरा पक्ष आता है क्रेडिट।
कोई भी बिजनेस आप करेंगे, कोई भी बिजनेस में आप ट्रांजेक्शन करेंगे, इसके मात्र दो ही पक्ष होते हैं। एक आपका डेबिट पक्ष होता है और एक आपका क्रेडिट पक्ष होता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितनी आपकी वैल्यू डेबिट साइड की होती है, उतना ही आपकी वैल्यू किसकी होती है? क्रेडिट साइड की होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए, कह रहा है कि जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जैसे हम जब किसी गुड्स को परचेज करते हैं, किससे? कैश। जब हम किसी गुड्स को खरीदते हैं, किससे? कैश से। तो कह रहा है कि इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू, यानी कि जितना सामान हम रिसीव करते हैं उतना पैसा हम पेमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कह रहे कि वेन वी परचेज, वेन का मतलब जब, वी मतलब हम, परचेज मतलब खरीदते हैं क्या? गुड्स। और फॉर कैश, कैश से, यानी कि जब हम नगद माल खरीदते हैं तो ये कह रहा है कि इट रिसीव ऑफ गुड्स ऑफ सम वैल्यू, यानी कि गुड्स मतलब हम कुछ वैल्यू रिसीव करते हैं। और फिर कह रहा है कि एंड, और गिव का मतलब देते हैं, और कैश का मतलब नगद, टू इक्वल वैल्यू, जितने रुपए का हमने सामान खरीदा उतना रुपए का नगद वैल्यू भी देते हैं। मतलब जितना रुपए का मैंने सामान खरीदा उतना रुपया मैंने पैसा पेमेंट भी कर दिया। जितना आपका डेबिट उतना ही आपका क्रेडिट। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखिए। कह रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और कह रहा है कि जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का जो समय, सीधा बैठो सीधा, सुने आयो क्लास में कृतार्थ। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2025 को खत्म होता है। क्या इसको हम ईयर बोल सकते हैं? बोलिए, ईयर बोल सकते हैं ना? अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर के बारे में आपको मैंने बताया था 3 महीने में एक बार, ये मैंने बताया था। और एक साल में टोटल क्वार्टर की संख्या 4 होता है और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि इसमें ये बताया जा रहा है, कह रहा है कि टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है किसे? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को। और कह रहा है कि जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। अब बताइए, हमने 1 महीने तक जो भी अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन किया उस 1 महीने का मैंने स्टेटमेंट बना लिया। 3 महीने में जो मैंने बिजनेस का ट्रांजेक्शन किया 3 महीने का एक बार मैंने स्टेटमेंट तैयार कर दिया। या 1 साल का मैंने जो भी अपना ट्रांजेक्शन किया 1 साल का मैंने अपना स्टेटमेंट तैयार कर लिया। इससे फायदा क्या होता है? तो इससे फायदा ये रहता है कि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। और प्लस हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। कोई दिक्कत? और वही अगर आप स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो तब पता चलेगा कि एक ही बार बिजनेस में 50,000 रुपए का लॉस हो, तब पता चलेगा कि एक ही बार बिजनेस में 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। और वही अगर आप टाइम टू टाइम अगर आप एक स्टेटमेंट बनाते चलेंगे तो आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस के भी बारे में जानकारी रहेगी और बिजनेस को आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस किस टाइप पे गया हो। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके लिए हमको एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है, वो आपकी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बताता है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। क्या दिया? ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करें तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत, प्रूफ। कोई भी बिजनेस हम करते हैं अगर प्रूफ सही नहीं रहता है तो पता ही चलता है कि बिजनेस में हमारे ताले लग जाते हैं। बोलिए, तो यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी भी एविडेंस सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे आपका इनवॉइस हो गया, वाउचर हो गया, इसके आधार पे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। और कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। मतलब जैसे कि मान के चलिए कोर्ट के जो नियम है उसके हिसाब से अगर आपका बिजनेस चल रहा है, उसके हिसाब से आपके बिजनेस का डॉक्यूमेंट सही है तो आपका बिजनेस लीगल है। अगर उसके हिसाब से आपका बिजनेस नहीं है, उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका बिजनेस लीगल नहीं है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। और ये कैसे? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। अगर कल की डेट में अगर आपको कोर्ट में भी अगर बुलाया जाए कि कागज लेकर के अपना आइए, अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आइए, आप बिजनेस चलाते हैं, तो उस केस में अगर देखा जाए तो कोर्ट का जो नियम है उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट मेंशन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गलत रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट मैच नहीं करेगा, जिससे आपकी बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। तो इसके लिए एविडेंस की आवश्यकता होती है, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करें तो लीगल बिजनेस हो और उसका हर तरीके से हमारे पास एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट हो, ताकि हम अपनी बिजनेस को आसानी तरीके से आगे बढ़ा सके। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब इसके बाद से आपका क्या दिया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? फिर आवाज नहीं दे रहे हैं आप लोग, समझ में आया है? यस सर। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, रेवेन्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है? पैसा उत्पादन करना। रेवेन्यू का मतलब? हाँ कुछ बोल दो, कुछ बोल दो, यही तो पढ़ाई है। जब घर से पढ़ के नहीं आओगे तो यहाँ नहीं वहां कुछ भी बोलते रहोगे, यही लेवल है। राहतिया को मैंने इंग्लिश में बताया था स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक का मैंने जिक्र किया है। ऐसे ही पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही है, आगे चल के बिल्कुल पृथ्वी गोल आपका दिमाग भी गोल हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी। आपने कै रुपया कमाया उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रेवेन्यू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए हम जितना एक्सपेंस यानी कि खर्चा करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को पता कर सके कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। मतलब कै रुपया मैंने कमाया और कै रुपया मैंने खर्चा कर दिया, इसकी मैचिंग होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये मैच नहीं करेगा तब तक आपको ये पता नहीं चल सकेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। अब ये नहीं कि कमाते गए, खूब बढ़िया से कमाए और खूब ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते गए और लास्ट में आपने उसकी मैचिंग नहीं करवाया, तब ना आप ये जान पाएंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि हमारे बिजनेस में लॉस हुआ। अगर आप अपने बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी रेवेन्यू को ध्यान दीजिए कि मैंने कै रुपया कमाया, और इसके साथ साथ आप एक्सपेंस देखिए कि हमारे बिजनेस में एक्सपेंस कै रुपया हुआ, और रेवेन्यू से एक्सपेंस आप माइनस करिए। अगर आपकी वैल्यू कम आता है या ज्यादा आता है तो इससे आप आसानी तरीके से कंपैरिजन करेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि हम किसी बिजनेस में किसी फैक्ट्री का रेंट मैंने दिया कितना रुपया? 10,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई फैक्ट्री स्थापित किया और उस फैक्ट्री का चार्ज मैंने दिया क्या रुपया? 10,000 रुपया मैंने भाड़ा दे दिया, और प्लस कह रहा है कि स्टाफ का सैलरी और भी खर्चा मिला करके टोटल मैंने 90,000 और भी दे दिए। तो 10,000 रुपया तो रेंट हो गया किसका? फैक्ट्री का, और प्लस 90,000 रुपया स्टाफ को सैलरी हो गया, और भी ऑफिस एक्सपेंस जो भी आया था उसको मिला के मैंने 90,000 कर दिए। और कह रहा है कि उस मंथ में टोटल मैंने कमाया क्या रुपया? 2 लाख रुपया। ध्यान दीजिएगा, अरे मान के चलिए कि 10,000 रुपया एक खर्चा हो गया,
और 90,000 एक खर्चा हो गया हमारा। आप देखिए 90 और 10 1,000, सॉरी 1 लाख रुपया खर्च हो गया। 1 लाख रुपया हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। लेकिन कमाया मैंने कितना, तो क्या जो 2 लाख अमाउंट है उसको रेवेन्यू बोल सकते हैं? बोलिए। देखिए हम अपनी बिजनेस में 2 लाख रुपया मैंने कमाया, यानी कि 2 लाख रेवेन्यू मैंने प्राप्त किया। समझ में आ रहा है ना? 2 लाख रुपए का रेवेन्यू मैंने प्राप्त किया और प्लस इसी 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया मैंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो अब बताइए 2 लाख में से 1 लाख घटेगा तो कितना बचेगा? तो हम बोल सकते हैं कि 1 लाख रुपया हमारा बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट। 1 लाख रुपया हमारी बिजनेस का प्रॉफिट है। आपको देखिए जैसे कि रेवेन्यू यहाँ पे लिखा भी है प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस, तो रेवेन्यू आपने कितना किया, आपने 2 लाख रुपया रेवेन्यू किया और खर्च आपने कितना कर दिया, इसी रेवेन्यू को पाने के लिए आपने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया। अब शेष कितना बचा, जो शेष आपका 1 लाख बचा वही आपके बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट है। वही आपका बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए अब ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि 1 लाख पहले हो जाए और 2 लाख बाद में हो जाए तो प्रॉफिट होगा, अब लॉस हो जाए। अरे आपने जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा आपने खर्चा कर दिया तो ये आपके बिजनेस लॉस में चले जाते हैं। ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक आप घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। इनकम, इनकम भी एक प्रकार की आमदनी होता है और प्रॉफिट भी एक प्रकार का लाभ होता है। या तो आप इनकम बोलिए या प्रॉफिट बोलिए, तो बस यही है कि प्रॉफिट जो होता है, लाभ जो होता है, वो किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे आपको लाभ मिलता है। जैसे कि आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा, 10 रुपए का आपने खरीद के लाया और आपने 20 रुपए का बेच दिया तो 10 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। उसका भी मतलब लाभ ही होता है, उसका भी मतलब आय ही होता है, दोनों का सेम होता है।